राम राम। राम राम भाई। राम मेरा राम नाम सारे राहुल देखने वाला नबी भाई। मेरा नाम राहुल है और इनका नाम है रविंदर पहलवान जी, हमारे ख़ास मित्र हैं और आज इनसे आपका मैं परिचय करा दूंगा। बहुत अच्छे ख़ास मित्र हैं और अच्छी अच्छी बात बताते हैं। ये ऐसा कुछ मेरे को बात बताते हैं जिससे मतलब मैं क्या सुनने वाला हर एक को हिल जाता है। और आज पहलवान जी का ये परिचय करा दूंगा, ये कहाँ से क्या सोचते हैं, क्या बताएंगे, अपने बारे में बताएंगे, ठीक है। और आज इनसे जानेंगे इनके बारे में। पहलवान जी, सबसे पहले तो आप बता दीजिए, आप मैं क्या अपना परिचय दूं? आप मतलब अपना ये तो बताइए भाई कि आप मैं हूँ पहलवान जी किस तरह बने। रविंदर सरवा पहलवान। मेडल तो नहीं है लेकिन वैसे पहलवान नहीं किया। मेरा नाम है रविंदर, मैं हूँ गाँव राठधना, सोनीपत हमारा ज़िला है और हरियाणा हमारा राज्य है। मैं हमारा परिवार है एक सक्षम जाट परिवार। मेरे दादा भी दिल्ली पुलिस में नौकरी करते थे और हमारे 8-10 एकड़ ज़मीन थी, उसमें हम गेहूँ धान और फसलें बोते थे। मतलब मेरे दादा भी काफ़ी स्ट्रोंग थे, मतलब मजबूत थे। वो 10 किलोमीटर की रेस वेस और 1800 दंड 1800 बैठक लगाते थे। तो उन्हीं से उन जैसे हमारे घर में भैंसें भी थी, गाय भी थी और खाने पीने की सब शुरू से ही अच्छी व्यवस्था है। तो बचपन से ही मुझे अच्छा खाने पीने को मिलता था। पशुपालन तो आप भी करते हैं आप? हाँ, हमारे घर में अभी भी एक भैंस है, एक कटड़ी है और ये अपने पीछे दिख रहे हैं, ये खेत में फसल लगाई हुई है। ये अपना अमरूद का पेड़ है, दिखा भाई, अमरूद का पेड़ है, ये अपना अमरूद का पेड़ है। पहलवान जी का एक बार आप मेरी तरफ देख लीजिए, ये पहलवान जी के खेत हैं। कितने अच्छे खेत है। देखो ये देखो ये अन्नदाता, हम हमारे अन्नदाता के साथ बैठे हैं आज हम। ये देखिए अपने सब खाते हैं खेत में ही हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं। तो आगे सुनो भाई, जैसे हमारा स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड था, मेरे पापा भी दिल्ली पुलिस में लग गए थे 17 साल की उम्र में ही। तो शुरू से ही हमारा खेती का, पशुपालन का और अपने दादा को देख के मैंने दंड बैठक लगाना सीख लिया। बिल्कुल। फिर मैं जैसे गांव के स्कूल में पढ़ता था 8वीं क्लास तक। 8वीं क्लास के बाद हमारा एक पड़ोसी था, उसने मुझे शहर के स्कूलों के बारे में बताया। लेकिन हमारे गांव में, जैसे हमारे एरिया में SM हिंदू का थोड़ा प्रचार सा ज़्यादा था, तो मैंने उधर SM हिंदू में दाखिला ले लिया। मैं स्कूल से जाता फिर आता घर, तो ऐसे ही ज़िंदगी चल रही थी। लेकिन फिर मैं 11वीं क्लास में हो गया। 11वीं क्लास में हो गया तो मैं एक बार ऐसे ही घूमते हुए सुभाष स्टेडियम की तरफ चला गया। उधर मैंने कुश्ती देखी, लोगों को दंड लगाते देखा, बैठक लगाते देखा। बिल्कुल। तो वहाँ से मैं पहले से दंड लगा लेता था, घर पे ही 500 दंड 500 बैठक रेस वेस लगा लेता था। तो वैसे ही मुझे वो दिखे, तो मैंने उसी दिन से सोचा कि मैं अभी पहलवानी करूं। तो मैंने अगले दिन से अखाड़े में जाना शुरू कर दिया। वहाँ मैंने कुश्ती सीखी और ऐसे उस तरह से कुश्ती सीख के मैंने, जैसे अभी दिख रहा आपको शरीर, तो दिख ही रहा है पहलवान जी। तो मतलब वो तो बीच में चोट लग गई, तो इसलिए मुझे पहलवानी छोड़नी पड़ी। तो ऐसा ये हमारा परिचय। फिर मैंने चोट लगी तो मैं जैसे स्कूल के बाद SM हिंदू में 12th करने के बाद मैंने हिंदू इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से मैंने BCA की डिग्री प्राप्त की। बिल्कुल। फिर मैंने आगे MCA में पानीपत पाइट कॉलेज में दाखिला ले लिया था। लेकिन फिर मेरा जो इंटरेस्ट था वो मेरा इस पढ़ाई में नहीं था। मैं जैसे शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से ज़्यादा मजबूत था, तो फिर मेरा ध्यान अध्यात्म की तरफ था। तो मैंने अध्यात्म की तरफ ध्यान लगाया, मैंने इधर उधर पता किया, तो फिर ऐसे आगे शुरू हुआ। बिल्कुल। तो पहलवान जी ये बताइए, अब आप कह रहे हैं कि पढ़ाई में आप अच्छी नहीं लगी आपको, तो कुछ बताइए फिर आप क्या करते हैं उसके मतलब जो पढ़ाई अच्छी नहीं लगी तो फिर क्या करना चाहिए आदमी को? देखो, वो पढ़ाई थी, स्कूल में भी बैठ के एक आता अध्यापक है, वो 40 मिनट बोलता चला जाता। किसी को समझ में आता या नहीं आता उसको कोई मतलब नहीं। बिल्कुल। वो अपना सिलेबस करवाता और चला जाता। एक दिन मैंने क्लास में उठ के कक्षा में सवाल पूछ लिया अध्यापक से। मैंने कहा मुझे समझ में नहीं आया। बोला मैं समझाने नहीं आता, यहाँ मैं अपना सिलेबस करवाने आता हूँ। फिर मैंने किसी बच्चे से पूछा, वो बोला भाई मैं पढ़ने नहीं आता, मैं अपनी 10वीं की मार्कशीट 12वीं की मार्कशीट लेने आता हूँ। बिल्कुल। तो फिर इस तरह से मेरा दिमाग घूम गया। अच्छा। मैंने सोचा कि भाई ये पढ़ाई, फिर एक घटना मेरे साथ घटी। मैं जब 4थी क्लास में था मुझे थोड़ी समझ आई,
तो मैंने कहा कि भाई अभी ये चौथी क्लास की, जैसे मैं चौथी क्लास पास करके 5वीं क्लास में हुआ, तो मैंने सोचा कि ये किताबें बेच देते हैं जो अब चौथी क्लास में होंगे। मैं बोला उनसे कि भाई तुम मेरी किताबें ले लो। वो बोले नहीं, किताबें, टीचर को बताया जी ये पुरानी किताबें इनको जो अभी चौथी क्लास में आए हैं, कक्षा में आए हैं, इनको बेच दीजिए। तो वो बोले कि चौथी कक्षा का तो सिलेबस ही बदल गया है, बिल्कुल, पाठ्यक्रम ही बदल गया है। फिर मैंने सोचा कि चलो मैं 5वीं क्लास में हो गया, अब 5वीं क्लास वालों से किताब खरीद लेता हूँ। बिल्कुल। तो मैंने अध्यापक से पूछा और फिर मैंने उनसे भी पूछा, तो वो बोले कि अब 5वीं का भी पाठ्यक्रम बदल गया है। हर साल मतलब चेंज होता रहा सिलेबस? हर साल बदल रहे हैं। मैंने पूछा कि क्या हो रहा है, कि जो मैंने पढ़ा वो रद्दी है, बिल्कुल। जो मेरे से आगे वालों ने पढ़ा वो रद्दी हो गया, बिल्कुल। वो बदल क्यों रहे हो आप? फिर तब तो मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन फिर मैं जैसे बड़ा हुआ, मैंने कॉलेज में भी पढ़ा, मैं कुछ सवाल पूछ लेता तो जो अध्यापक थे, लेक्चरर थे, वो कह देते क्लास से बाहर निकल। और एक घटना हमारे साथ ये घटी कि जैसे हमारा पाठ्यक्रम था जो वो 12वीं क्लास तक था हिंदी माध्यम से, लेकिन फिर मैं जैसे हिंदी माध्यम से पढ़ने के बाद एकदम बाहर निकला, तो मैंने देखा कि जो भी मैं कुछ पढ़ने के लिए जा रहा हूँ वो सब कुछ, जैसे मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए भी कुछ कॉलेज देखे, तो देखा कि वहाँ सब कुछ अंग्रेजी ऑनर्स से हो रहा है, अंग्रेजी माध्यम से पाठ्यक्रम जो है। फिर मैंने जैसे इधर उधर पता करके मैंने BCA में दाखिला ले लिया। अच्छा। तो वहाँ भी मेरे साथ घटना क्या हुई कि जैसे 12वीं तक तो मैं हिंदी माध्यम से पढ़ता था, फिर सारा पाठ्यक्रम अंग्रेजी माध्यम से हो गया। बिल्कुल। तो मैं सोचने पर विवश हो गया कि ये हमारे साथ क्या धोखा हो रहा है कि हमें एक चीज़ अंग्रेजी में पढ़नी पड़ेगी, बिल्कुल, पढ़ने के बाद हिंदी में समझनी पड़ेगी। मतलब हमारा दिमाग तो हिंदी और हरियाणवी सपोर्ट करता है, बिल्कुल। तो वो हमें दिमाग में ट्रांसलेट करना पड़ा। फिर हमने जो परीक्षा हो रही है उसमें हम लिख रहे हैं, तो हम हिंदी में सोच रहे हैं और अंग्रेजी में लिख रहे हैं। बिल्कुल। हमारे दिमाग पर दोहरी मार पड़ी है। तो इस तरह से मेरा दिमाग खराब हो गया। मेरी इस शिक्षा व्यवस्था से बिल्कुल मेरा विश्वास उठ गया कि मैं एक आदमी हूँ। मैं पहले किसी चीज़ को समझने के लिए उसको इंग्लिश में सुनूं, हिंदी में उसको दिमाग में समझूं, बिल्कुल। फिर मैं उसको किसी को बताने के लिए हिंदी मेरे अंदर से जो मैंने समझा हिंदी में, मैं हिंदी में समझा हुआ बोलूं, तो बोलूं मैं अंग्रेजी में उसको ट्रांसलेट करके। बिल्कुल। मतलब मेरे दिमाग पे दोहरी मार। बिल्कुल। इस तरह से फिर मैंने उस परीक्षा से मेरा विश्वास बिल्कुल उठ गया उस शिक्षा व्यवस्था से। तो पहलवान जी करना क्या चाहिए आपके हिसाब से? करना ये चाहिए कि हमें स्कूलों में ना तो पशुपालन के बारे में बताया गया, बिल्कुल, जैसे हमारे हरियाणा का कल्चर है, जो हमारी परंपरा है वो है खेती, पशुपालन और व्यापार। कुछ आदमी व्यापार कर लेते हैं, कुछ सरकार वरकार में लग जाते हैं, नौकरी लग जाते हैं। तो 70-80% जो जनता है उसका काम है खेती, पशुपालन और कुछ कारीगरी, जिसको ये इंग्लिश में इंजीनियर कहते हैं, मिस्त्री, या फिर कोई प्रतिभाशाली किसी चीज़ का, मतलब प्रतिभावान व्यक्ति, एक्सपर्ट कहते हैं उसको इंग्लिश में। तो वो 12वीं क्लास तक या फिर ग्रेजुएशन जो कहते हैं उस तक हमें कहीं पर भी कोई कला होती है, जैसे कोई चित्रकारी या फिर कुछ घुड़सवारी या गाड़ी चलाना या खेत बाना, कुछ इस तरह की कला या कुछ भी काम हमें नहीं सिखाया गया। बिल्कुल। तो वो काम जो मैंने सीखा, जैसे अभी हमने खेत में जो उगा रखा, ये मैंने अपने बाप दादा से सीखा। बिल्कुल। कि खेती ऐसे की जाती है, ऐसे ज़मीन जोती जाती है, ऐसे फसल में बीमारी आती है, इनके बारे में मतलब स्कूल कॉलेज से मुझे कोई जानकारी नहीं मिली। ना मुझे कोई ड्राइविंग की जानकारी मिली कि मैं गाड़ी या कोई भी वाहन कैसे चलाऊं, ना मुझे बैंक में कैसे जमा कराना है, पैसा कैसे निकालना है, उस बारे में कोई जानकारी दी गई, ना मुझे कोई जानकारी दी गई कि व्यापार कैसे करना है। पहले ये स्कूलों में सिखाते हैं कि झूठ मत बोलो, फिर यही आदमी आपको MBA
कि डिग्री के पैसे लेके बोलते हैं कि झूठ ऐसे बोला जाता है। तो इसलिए ज़िंदगी में करना ये चाहिए कि बच्चे की हर एक की अलग प्रतिभा है। अब जैसे मेरा शारीरिक दिमाग शारीरिक व्यायाम करने में और जैसे मेहनत वाले काम करने में और साहस वाले काम करने में मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट था। लेकिन एक माहौल ऐसा बनाया गया, मैं जैसे अखाड़े में जाता तो मेरे पापा बोलते, अरे अखाड़े में मत जा, इतनी मेहनत में तू पढ़ के कहीं नौकर लग जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो उधर से मैं बोला कि अखाड़े में जाऊंगा, मेडल आएगा, तो मुझे अखाड़े में जाने दो, मुझे अखाड़े में दाखिला दिला दो। वो बोले नहीं, अखाड़े में भी जाओ और स्कूल में भी जाओ, मतलब दो ही मार। वो स्कूल की पढ़ाई तो मेरे कहीं काम ही नहीं आनी। सही बात है। और ऊपर से वो स्कूल की जो टाइमिंग है, मतलब सुबह 9 बजे से दोपहर के 2 बजे तक वो समय खाए जा रही मेरा। मैं सो नहीं सकता, मैं आराम नहीं कर सकता, मैं सुबह शाम अखाड़े में कसरत कर रहा हूँ। और किसी को कुछ भी सीखना है, वो उसको मिस्त्री का काम सीखना है या खेती का, वो बाहर से ही सीखना है, वो स्कूल में कहीं सिखाया नहीं जा रहा। सही बात है। तो मैं ये पूछता था स्कूल के अध्यापकों से, माँ जी आप ये जो समझा रहे हो, पढ़ा रहे हो, ये किस काम का है? ये काम का आता, बोला नौकरी लगने में। मैं बोला इससे नौकरी मतलब मैं कोई प्रतिभा सीख लूँगा? बोला नहीं, 12वीं क्लास तक 12 साल आप स्कूल में गए, नर्सरी के जी के मिला के 14-15 साल चले गए आप स्कूल। उसके बाद आपको आता कुछ नहीं है, आपको खाली आता है एक रटी रटाई इन्फॉर्मेशन। उसको एक पेपर दोगे आप और पास हो जाओगे। और वो पास भी कहाँ होगे, आजकल जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, नौकरियाँ कम हैं, तो वहाँ भी जैसे आपकी प्रतिभा नहीं देखी जाती, वो देखते हैं कि इतने नंबर जिनको आए उनको रख लिया, जितने आदमी की ज़रूरत थी 500 की और बाकी 5 लाख ने फार्म भरा है, तो 4,95,000 लगभग 5 लाख समझ में आई। मतलब 95 अंदाज़ा लगा लो, मतलब 4-5 लाख 10 लाख ने भरे, तो उनमें से 500 ही ले जाएंगे, बाकी सबको बाहर फेंक दिया जाएगा। तो वो शिक्षा व्यवस्था भी मैंने देखी। मैं जैसे फार्म भरे, तो मैंने 1-2 फार्म भरा, तो मैं मुखर्जी नगर कोचिंग लेने भी चला गया। वो कोचिंग लेने गया तो मैंने देखा कि यहाँ तो सिलेक्शन बाय रिजेक्शन होता है, और जो उसका सिलेबस है वो है रटो, अंग्रेजी रटो, रीजनिंग रटो, गणित रटो, और वे रटते रहो। अगर उनमें से सवाल आ गया तो आप पास हो गए। पास होने के बाद भी आपका 500 में नंबर आ गया तो आपको नौकरी लगेगी, नहीं तो न लगेगी। तो मैंने 1 महीना मैं कोचिंग सेंटर पे गया, मैंने वो छोड़ दिया। अच्छा। फिर उसके बाद मैंने देखा कि ये शिक्षा व्यवस्था बेकार है, और ये जो नौकरी का सिस्टम है ये भी क्या है कि नौकरी लग गए तो हमको नौकरी मिल गई तो ठीक है, और नौकरी मिलने के बाद भी एक आश्चर्यजनक बात है, जो आपने पढ़ाई पढ़ी वो कहीं नौकरी में काम भी नहीं आती। सबसे अच्छी बात। और नौकरी नहीं लगे तो भी आपके संसारी जीवन में वो कहीं पर भी काम नहीं आती। इतना बड़ा धोखा, मतलब समाज, शासन, प्रशासन, किसी को कोई मतलब नहीं। हमारे घर वाले अपने खेतों में काम करके स्कूल की फीस चुकाए जा रहे हैं, और मैं उधर गधे की तरह बैठ के वही जानकारियाँ रट रहा हूँ, वो किसी काम की है ही नहीं। ये पता मुझे 2017-18 में जाके लगा, मतलब मुझे अंदाज़ा तो हो गया था कि ये काम का नहीं है, इसलिए मैं उस पर ध्यान नहीं देता था। मैं जैसे जो कक्षा में सुना अध्यापक से वही बस पेपर में लिख देता था, उससे मेरे 60-70% आसानी से आ जाते थे। मेरी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण है कि मैंने कोई भी पढ़ लिया कुछ भी तो वो मुझे ऐसे कैसे याद हो जाता है। तो इस तरह से आपने जैसे पूछा, अब मैं उस टॉपिक पे आता हूँ कि करना क्या चाहिए। करना चाहिए जैसे आपका अगर खेलों में रुचि है तो आप अपना खेल में जाओ। बिल्कुल। आपका चित्रकारी में रुचि है तो आप अपने चित्रकारी का कोई अच्छा सा गुरुकुल, कोई अच्छा सेंटर देख के वहाँ पर अपना चित्रकारी सीखो, अपनी प्रतिभा को तराशो। बिल्कुल। कुछ गाना बजाना सीखना है तो बहुत अच्छे अच्छे देश में ऐसे संगीत के विद्यालय हैं, उनमें जाओ, उनसे आप अपना संगीत सीखो। कुछ हारमोनियम बजाना, तबला बजाना, मृदंग बजाना, गिटार बजाना, करताल बजाना, बहुत तरह की चीज़ें हैं। अपने हरियाणा में फेमस है वो ऐसे एक मटके पे रबड़ चढ़ा देते हैं, वो बजाना। लेकिन जो स्कूल से 12वीं क्लास तक पढ़ कर निकला उसको आता ही क्या है,
उसको ना तबला बजाना आता, ना कुछ संगीत गाना आता, बिल्कुल, ना बिल्कुल। उसको कोई सपो गेम, कोई कुश्ती, कुछ तीरंदाजी, कुछ बॉक्सिंग, बिल्कुल, बिल्कुल, खेलों में आता ही कहीं नहीं भी। कुछ भी उसको, ना रेस, कुछ नहीं आता। वो 12 साल 14 साल उसके खराब। इस तरह से तो जैसे फिर उसी टॉपिक पे आता है, आपको करना क्या चाहिए, आपको अपनी प्रतिभा के अनुसार बच्चे को देख के उस तरह की प्रतिभा के उसमें डाल देना चाहिए उसको, बिल्कुल, बिल्कुल। जिससे वो अपनी प्रतिभा को तरा सके और अपनी मर्जी का काम कर सके। बिल्कुल ठीक बात पहलवान जी। तो अभी मैंने सुना है, अभी आप मतलब देखता हूँ मैं आपको, भगवान का नाम लेते हो, आप शास्त्र भी पढ़ रहे हो अभी, तो मेरे हिसाब से तो आप सब कहना चाहोगे कि शास्त्र ही पढ़ने चाहिए सबको। शास्त्र हमारे पहले थे, धनुर्वेद, अर्थवेद, कई तरह के शास्त्र थे। ऐसे ही जैसे अभी मैंने अपने यहाँ शास्त्र का मैंने कैसे शुरू किया, अपने यहाँ बाबा आते हैं हरियाणा में, हरियाणा में बाबा जी आते हैं, तो उनसे पूछते हैं, गांव में आते हैं वो, तो उनसे पूछते हैं कि भगवान कौन है। ज़्यादातर एक आध अच्छा आता था, बाकी पाखंडी घूमते इधर। अच्छे हैं संत, वो अच्छे संत एकांत में रहते हैं, या वो ज़्यादा समाज में घुलते मिलते नहीं है, कुछ घुलते मिलते हैं तो उनके पास समय नहीं है हमारे जैसे बच्चों के लिए। तो जैसे और हमारे घर वाले भी कहीं बाहर नहीं निकलने देते थे, तो ऐसे गांव में कोई आता था, उससे मैं पूछता था, तो वो जानकारियाँ नहीं दे पाते थे भगवान को। कोई कहता शिव भगवान है, कोई कहता राम भगवान है, कोई कहता माता भगवान है, कोई कहता ये भगवान, कोई वो, मतलब मेरे दिमाग में एक कोतूहल बन गया। अच्छा, शंका बन गई कि ठीक। भगवान है तो है कौन, मैं करूं क्या, किसकी पूजा करूं, किसकी नहीं करूं। बिल्कुल। हमारे घर वाले मूर्ख, इधर एक मजार है पीर की, मतलब उस पे जाते थे। मैंने पूछा यहाँ क्यों जाते, बोला जा रहे हैं, गधे की तरह सारा गांव जा रहा तो हम भी जा रहे हैं, भेड़ चाल है, तो उसके बारे में कोई जानकारी नहीं। तो भगवान कौन है, हमारे शास्त्र और एक कहने में आता कि हमारा देश आध्यात्मिक मामले में बहुत संपन्न है। तो फिर मैंने ऐसे खोज शुरू की, तो मैंने कुछ इंटरनेट से शुरू किया, तो मैंने कुछ पता लगा कुछ संस्थाओं के बारे में, जैसे इस्कॉन हुआ, या फिर गीता प्रेस गोरखपुर हुआ, इनकी कुछ किताबें हैं और इसके बारे में कुछ ज्ञान है। इंटरनेट पे भी वीडियोस है, मैंने वो देखी, फिर मैंने वीडियोस देख के कुछ समझा, फिर मैंने यात्रा शुरू की। मैं जैसे इस्कॉन के मंदिरों में गया, वहाँ देखा, फिर मैंने सोचा क्या यही सच है या नहीं है, ये देखने के लिए फिर मैं वृंदावन गया। मैंने वृंदावन के पूरा प्राचीन मंदिरों के दर्शन किए, प्राचीन महाराज हैं, कोई योगी हैं, भक्त हैं, उनको मैंने देखा, उनके बारे में पता किया, फिर उनकी किताबें खरीदी, उसके बारे में पढ़ा। ऐसे धीरे धीरे करते मैं इस लाइन में यात्रा मेरी 2019 में शुरू हुई थी। अच्छा। 19 से भी पहले 18 में शुरू हो गई थी, वीडियो देखना और खोजबीन करना। फिर मैंने धीरे धीरे भगवत गीता पढ़ी। अच्छा। भगवत गीता पढ़ के फिर मैंने कुछ भक्ति की किताबें पढ़ी, उनमें से मैंने साधना के बारे में पढ़ा, कैसे साधना है, साधना करनी है, भगवान कौन है, ऐसे मैंने पढ़ा और समझा। फिर मुझे निष्कर्ष मिला कि भगवान श्री कृष्ण जी हैं, वो परम पुरुषोत्तम भगवान जी हैं, और बाकी उनके अवतार हैं, कुछ शाक्तवेश अवतार हैं, कुछ अंश अवतार हैं। जो उनके अवतार होते हैं वे होते हैं जैसे राम, नरसिंह, वराह, मतलब ऐसे अवतार उनके बहुत शक्तिशाली, परशुराम, और कुछ शाक्तवेश अवतार होते हैं जैसे वो किसी को अपनी शक्ति देकर भेज देते हैं, और कुछ अंश अवतार होते हैं ऐसे। मतलब मैंने पढ़ा इसके बारे में, फिर मुझे पता लगा कि मैं कौन हूँ। मैं बहुत छोटा सा सोचता था, मैं स्कूल में जाता था तो वो कहते थे जीवन का लक्ष्य है फैक्ट्री का मजदूर बनना, और आपका बनना नहीं था। नहीं, मैं सोचता था मैं फैक्ट्री का मजदूर क्यों बनूं। फिर मैंने आगे सोचा कि मतलब अध्यापक से पूछा, घर वाले से पूछा जीवन क्यों मिला। वो कहते जीवन मिला कि अपना खेत में खाओ पियो, खेत में काम करो, आगे सो जाओ, पढ़ो, और स्कूल में जाओ, पढ़ के आ जाओ, और घर खेत का काम वाम करो, खाओ पियो, सो। ठीक है। मैं आगे क्या करें, बोला जवान हो जाएगा जब शादी हो जाएगी, मैं उसके बाद बोला बच्चे हो जाएंगे, उसके बाद बोला बच्चों को पालना है, उसके बाद बोला बूढ़ा हो जाएगा, मर जाएगा।
फिर मेरे दिमाग में फिर कोतवाल कि जीवन मिल क्यों रहा है, जीवन का लक्ष्य ही क्या है, ये काम तो सभी कर रहे हैं, बिल्कुल। मेरे दिमाग में आता कर क्यों रहे हैं। तो ये जवाब मुझे मिले शास्त्र से। शास्त्र से मुझे पता लगा मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये शरीर है ना, जो है पंच तत्व का शरीर है, ये मुझे मिला हुआ है कुछ समय के लिए। मुझे पता लगा कि जीवन है, मतलब मैं जैसे देखता था, मेरी दादी मर गई, मैं जब छोटा सा था, 2006 की बात है, जब मैं ऐसा ही था और 12-13 साल का था, तो मेरी दादी मर गई। तो मेरे दिमाग में वो यह है कि दादी थी, अब दादी कहाँ चली गई। मैं जैसे गया, वो दादी को जैसे मर गई, तो वो दादी जैसे उसको दिमाग में वहाँ की नस फट गई, तो हम उस पर अस्पताल में ले गए, रात की बात है। तो हॉस्पिटल में ले गए तो देखा दादी, जैसे अस्पताल में जमा उनको एडमिट करवाया, तो उन्होंने जैसे वो किया था कि इनका खून बह गया, अब ये नहीं बच सकेंगी, तो सुबह तक दादी मर गई। तो मैंने देखा फिर दादी को जैसे मर गई, तो उनको जो क्रियाक्रम होता है बाद का, मरने के बाद वो घर पे ऐसे किया, फिर दादी को 4 आदमी उठा के शमशान घाट ले गए और दादी को की चिता को वहाँ आग लगा दी दादी की। मैं बोला ये क्या हुआ, दादी को जला क्यों रहे, बोला दादी की मर गई, अब मर गई। बोला हाँ, दादी की आत्मा चली गई, देह अंत हो गया, दादी का देह का अंत हो गया, अब दादी कहीं और जन्म लेगी। तो फिर मुझे पता लगा कि मरते भी हैं। बिल्कुल। तो ऐसे ही फिर आगे आते अध्यात्म पे, तो फिर वो सवाल का जवाब मिला कि हम आत्मा है, आत्मा को जन्म मिलता है, और फिर शरीर ऐसा छोटा सा होता है, पेट में रहता है पहले, फिर वो बढ़ता है, फिर वो 9 महीने बाद बड़ा होकर शरीर माँ के पेट से बाहर आ जाता है, और फिर वो बढ़ना शुरू होता है। ऐसे ही जैसे फिर बचपन होता है, फिर वो जवानी होती है, फिर बुढ़ापा होता है, फिर मर जाता है। तो फिर मैंने पता किया कि क्यों मिलता है ये शरीर, तो पता लगा कि जीवन का लक्ष्य क्या, जीवन का लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। मतलब हम एक भौतिक संसार में फंसे हुए आत्मा को बार बार शरीर मिल रहा है, बार बार जन्म हो रहा है, बार बार मृत्यु हो रही है, लेकिन एक विधि है भक्ति की, योग, भक्ति योग। उस विधि का पालन अगर हम सारी उम्र करते हैं, हम अपनी इंद्रियों को काबू में करते हैं और अपने मन को वश में करके हम भक्ति करते करते भगवान के नाम पर लगा के उसको, तो हम ऐसे अपने जीवन को जीते हैं। तो जब हम मरते हैं तो हमें, अगर हम सिद्ध योगी हो गए, सिद्ध भक्त हो गए, तो हमें मोक्ष मिल जाता है। मतलब पहलवान जी एक बात कह लीजिए, मान लो कहते हैं जीवन है, जीवन के 2 ही सत्य हैं, जीवन और मृत्यु, क्या ये सच है? हाँ, जीवन दो ही सच है, ये एक ही सच है? जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु पक्की है। और फिर एक और मेरे दिमाग में बात रहती थी कि ये गलत, मान लो मेरे को चोट लगी, क्यों लगी, मेरे माँ बाप मुझे गालियाँ क्यों दे रहे हैं, मैं कुछ अच्छा काम भी कर रहा हूँ तो वो पड़ोसियों की तो बड़ाई कर रहे हैं और मेरी बुराई कर रहे हैं। मैं खाड़े में जैसे गया, मैं ताकतवर हो गया, लेकिन फिर भी वो मुझे गालियाँ दे रहे हैं, मेरी बुराई कर रहे हैं। मैं कहीं जीत जाऊं तो भी मुझे गलत ही सुनने को मिलता, मैं हार जाऊं तो भी सब गलत सुनने को मिलता। मैंने सोचा ये हो क्यों रहा, फिर मुझे पता लगा कि ये तो इंसान की फितरत है कि उसकी वो जन्मजात मधुमक्खी नहीं है, वो है एक मक्खी। वो हमेशा किसी को भी देखेगी तो टट्टी देखेगी। जैसे मक्खी को आप फूलों के बागान में छोड़ दो, फूलों के बागान में जैसे छोड़ दोगे तो वो मक्खी फूल पे नहीं बैठेगी, ना वो किसी फल पे बैठेगी। वहाँ पर किसी पशु पक्षी या इंसान ने मल त्याग किया, जिसको टट्टी बोलते हैं, वो जाके उस टट्टी पे बैठेगी। हाँ, क्योंकि फितरत उसके। और मुझे बहुत दुख होता था, कोई मैं अच्छा काम करता फिर भी मेरे बुराई करता, मुझे गालियाँ देता। तो फिर मुझे इस बात का भी जवाब अध्यात्म में ही मिला कि हर इंसान है मक्खी, हम आदमी का स्वभाव ही मक्खी वाला है। और मेरी पर समस्या नहीं है ये हर बच्चे की, समाज में हर एक की समस्या, वो जिज्ञासा करता है। लेकिन हर बच्चे की, हर जवान की, मतलब जब तक उसकी बुद्धि काम करती है, बुद्धिजीवी है इंसान, पशु नहीं है। वो पशुओं का हाल क्या होता है, पशु खाता आहार निद्रा भय मैथुन, मतलब वो खाता है, सोता है, भय मतलब आत्मरक्षा कर लेता है, और मैथुन करता है, वो अपने नर मादा पशु हो या पक्षी हो संबंध बनाते हैं और एक नया बच्चा उत्पन्न करते हैं, बस बच्चे पैदा करते हैं इस तरह से। तो ये हम आदमी है जो
ये बुद्धिजीव है, ये सोच सकता है। तो फिर मुझे ऐसे पता लगा, तो वो पता लगा, वही मैं समाज को भी बताना चाहता हूँ कि ये आपकी भी समस्या है, कि आप भी बचपन में इन सवालों से जो गुजरे होगे कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या नहीं है, और भी जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या नहीं है। इस तरह से बच्चे, हर बच्चा दुखी है। वो अगर किसी से पूछता है, 2-4 बार पूछ ले तो घर वाले मारते हैं। स्कूल के अध्यापक को खुद ही अध्यात्म का ज्ञान नहीं, उनसे पूछ ले तो बोलता कि यहाँ सब स्कूल में सिलेबस पढ़ने आया है, अपना सिलेबस करो और जा, सिलेबस से बाहर का मेरे से सवाल मत पूछ लियो। सवाल मत पूछें, सही बात है। कोई पूछता है तो ऐसे हिंदू में तो हाल ये था कि कोई बच्चा कुछ सिलेबस से जा बाहर पूछ लिया 2 बार उसने, तो अध्यापक आगे कहता था, आओ रविंदर खड़ा हो। इस तरह से, मतलब मैं तो नहीं पूछता था, मैं 1-2 बार पूछ लिया तो मैं नहीं पूछता था, मैंने देख लिया ये इसको कुछ आता ही नहीं। पर लेकिन जो कोई जिद लगा लेता था, आते उसको 20 मिनट कान पकड़वा देता था, उसके मुर्गा बना देता था उसका, या डंडे मारता था, तो उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता था। ज्ञान या जिज्ञासा किसी का उत्तर नहीं दिया जाता था। तो मेरे प्यारे दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ कि जीवन का लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। और फिर जीवन हमें भगवान ने दिया क्यों है? भगवत प्राप्ति ही करनी है। तो जीवन दिया हमने मांगा है अपनी इच्छा पूरी करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे हमने पिछले जन्म में मरते समय मांगा, और हमारे कर्मों का फैसला जो यमराज के पास होने के बाद हमें दोबारा नया शरीर मिला, तो वो हमें हमारी जो पिछले जीवन में हमने हमारी इच्छाएं रह गई थी उसके अनुसार, या हमारे प्रारब्ध देव कहते हैं जिसको, उसके अनुसार हमें ये शरीर प्राप्त हुआ। अच्छा। और ये शरीर हमें भगवान ने दिया हमारी इच्छा पूरी करने के लिए। ये नहीं कि मैं माँ बाप, आधे माँ बाप तो गधे हैं, वो अपने बच्चे को अपने सपने जो वो नहीं कर पाए वो उस पर थोपते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उसको पीटते हैं, मारते हैं, दुखी करते हैं। मतलब मैंने ऐसा देखा कि स्कूल में बच्चा 8वीं क्लास में फेल हो गया तो उसने आत्महत्या कर ली। मैंने सोचा, अरे यार पेपर में तो फेल हुआ है, बिल्कुल। इसमें जीवन नष्ट करने जैसी कौन सी बात थी। फिर मैं जैसे अखाड़े में गया तो एक बहुत अच्छा पहलवान था, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, वो मतलब 84 किलो में खेलता था। मैं जब ऐसा ही था 50-55 किलो का, मतलब ऐसा बहुत सुंदर उसका शरीर था। वो जैसे कई साल से अभ्यास कर रहा था, फिर वो जैसे डिस्ट्रिक्ट में जीत गया तो वो ऐसे जीतने लग गया, कहीं कहीं दंगल में जीत जाता। लेकिन वो जैसे डिस्ट्रिक्ट जीत लेता तो वो राज्य स्तर पार नहीं कर पा रहा था, नेशनल में नहीं जा पा रहा था। तो उसके घर वालों ने जैसे बात सुन के और कई वो सुन के उसको मानसिक रूप से इतना दुखी कर दिया कि उस शरीर से अट्टे कट्टे ऐसे 84 किलो 86 किलो के मौजूद पहलवान ने अपने कमरे में जहाँ वो रहता था पंखे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मतलब समाज या मानसिक रूप से परेशानी की यहाँ पर कोई इलाज नहीं। हाँ, नौबत आ गया उससे उनको फांसी लगानी पड़ी। मतलब ये हाल है कि स्कूल कॉलेज और जैसे घर वालों का भी हाल ऐसा है कि मैं भी बचपन में ऐसे सोच लेता था कि मैं भी मर ही जाऊँ। वो मतलब ऐसे घर वाले और ये वो ऐसा प्रोपेगेंडा सेट करते हैं कि तू अब 12वीं पास हो गई, तू कहीं नौकरी नहीं लगा, एक पड़ोसी नौकरी लग गया तो तेरा जीना बेकार है। ऐसे रोज उठते ही गालियाँ, कुत्ते खड़ा हो, खा रहा है हमारा अनाज। मतलब उनके आर्थिक रूप से सक्षम परिवार है फिर भी गालियाँ देते कि कुछ कर ले। माँ क्या करूँ? भला कुछ कर ले बस। माँ क्या करूँ? भला कुछ कर ले बस। हमने पढ़ा दिया, लिखा दिया, हमने स्कूल में भेज दिया। मतलब इस तरह से टॉर्चर किया जाता है। और ऊपर से ये जैसे इंस्टीट्यूशन वाले हैं, ये कोचिंग सेंटर वाले, पढ़ ले, नहीं पढ़ेगा नहीं नौकरी लगेगा तो तुझे शादी नहीं करेगा कोई, और तेरी नौकरी लग जाएगी सरकारी तो ऐसे तेरे को एक सुंदर पत्नी मिल जाएगी, तुझे दहेज में गाड़ी मिल जाएगी, तू कहीं नौकरी लग जाए सरकारी तुझे तनख्वाह मिलेगी, वहाँ तू रिश्वत लेगा, उस रिश्वत से तू ये खाएगा वो पिएगा। मतलब बात कुल मिलाकर जो है वो है इंद्रियों के तर्पण की। सही बात है। मतलब और इंद्रिय तर्पण की बात बताऊं कि जैसे मैं ट्रैक्टर वैक्टर चला के अपना खेती करके मेरे पास आर्थिक रूप से मेरे पास अपनी ज़रूरत के अनुसार काफ़ी पैसा आ जाता है। लेकिन जैसे भी हम किसी चीज़ के पीछे भागते हैं तो जैसे
हमने रसगुल्ले खा लिए, भूख थी 8 रसगुल्लों की। जैसे पहला रसगुल्ला खाया तो अच्छा लगेगा, दूसरा खाया अच्छा लगेगा, लेकिन जैसे ही यहाँ तक पेट भर गया फिर अच्छा नहीं लगेगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। फिर भी मैंने ज़बरदस्ती 4-5 और खा लिए, मेरा पेट भरने के बाद वो मिट्टी से बेकार है। तो इस तरह से फिर मैंने काफ़ी चीज़ें समझी। फिर मैंने अध्यात्म के सहारे से मैंने समझा कि इंद्रियों का तर्पण करने से काम नहीं चलेगा, इंद्रियों को काबू करने से काम चलेगा, वश में करने से। और जैसे ही आपको कहीं आगे बढ़ना है सांसारिक रूप से भी, तो आपको बहुत सारी चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। फिर मैं आपके सवाल पर आता हूँ, करना क्या चाहिए आपको। अगर खेल में आगे बढ़ना है तो जैसे कुश्ती में आगे बढ़ना, मैंने कुश्ती जी है कई साल, 10-12 साल, तो मैंने देखा कि अच्छे से अच्छा खाना खाना है, तला भुना या गला सड़ा नहीं खाना, पौष्टिक आहार खाए बस, पौष्टिक आहार खाना, वो भी संतुलित, जैसे घी, दूध, दही, पनीर, काजू, बादाम, फल, जैसे गर्मियों में चल रहे हैं सेब, चल रहे आम, और फल जो मौसम पे चले हुए हैं, सर्दियों में जैसे सेब और अनार बनार आ गए, ऐसे चीज़ें खानी पड़ती हैं, अच्छी सब्जियां खानी पड़ती है। और मैंने देखा कि जैसे मैं अच्छा खा रहा हूँ, लेकिन मैंने एक दिन तला भुना खा लिया या बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाला खा लिया, तो मेरा पेट खराब हो गया, अपसेट हो गया, इंग्लिश में बोलते हैं, अपसेट हो गया। तो वो कई दिन के लिए मुझे दिक्कत हुई, और फिर कई दिन जो दिक्कत हुई था उससे मैं अभ्यास नहीं कर पाया, तो मैं कई दिन पीछे चला गया, दिनचर्या में बदलाव आ गया। ऐसे ही कुछ सीखना है तो उस सीखने के लिए पहली बात तो है अच्छे गुरु के पास जाना पड़ेगा। आपको जीवन में कुछ भी करना है, आप खुद से नहीं सीख सकते। बिल्कुल बिल्कुल। कुश्ती सीखनी है तो उसके भी एक अच्छे गुरु के पास जाना पड़ेगा, जिन्होंने को वो काम आता है, बिल्कुल बिल्कुल, वो खेल आता है, वो सिखाएंगे हमें। ऐसे ही आपको मिस्त्री बनना है तो आपको एक अच्छे मिस्त्री से सीखना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। आपको मिल रहा है ना जवाब कि जीवन में क्या करे, किससे सीखे। हाँ, जिसका मतलब अनुभव उसी के पास जाके, जिसको वो काम आता है, हमें भी कैसे आएगा, हम उसको बार बार करेंगे तब हमें आएगा। जैसे हमें गाड़ी चलानी सीखनी है तो हमें उस आदमी से सीखनी पड़ेगी जिसको गाड़ी चलानी आती है, वो हमें उसका ब्रेक कहाँ है, क्लच कहाँ है, उसका गियर कहाँ है, उसकी लाइट कैसे जलेगी, रात हो गई तो लाइट जलानी पड़ेगी ना। बिल्कुल बिल्कुल। उसकी लाइट जैसे हम ओले हाथ को उल्टे हाथ को मोड़ेंगे तो हम डिपर कैसे जलाएंगे, ऐसे तरह से कहाँ लगाना है, कहाँ करना है। जैसे आप भी ड्राइविंग करते हो तो आपको पता है, और भाई भी है जो वो अपनी लाइन में इस चीज़ को समझ पाएंगे। फिर हमें उससे गुरु से सीखना है कि क्या नहीं करना, क्या करना वो तो सीख लिया, क्या नहीं करना, क्या नहीं करना वो हमें वो चीज़ सिखाएगा जिससे हम अपने नुकसान से बच सकेंगे। जैसे गाड़ी है, आप गाड़ी चला रहे हो, गुरु जी ने बताया है कि भगा के वो ब्रेकर से नहीं कूदानी, आराम से उतारनी है। तो आपने गुरु की बात की अवहेलना कर दी, तो आपने भगा के कूदा दी, आपकी गाड़ी में ज़्यादा सामान था तो वो आपका या तो टायर फटेगा या फिर कोई सस्पेंशन टूटेगा, बिल्कुल बिल्कुल, या कोई बैरिंग फूट जाएगा, तो वो नुकसान हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। वो आर्थिक नुकसान भी होगा, आपका समय का नुकसान भी होगा, आपका दिमाग भी खराब होगा। इस तरह से जिन आदमियों को वो काम आता है तो वो काम हमें सिखाएंगे। इसीलिए आपको एक अच्छा गुरु ढूंढना है। देखो जीवन आपका है, बिल्कुल जायज़ बात है। अगर आपको संसार में रहना है तो कुछ कमाने का साधन ढूंढना पड़ेगा। बिल्कुल। और जो काम आपका मन करता है, आपका जिस काम के लिए बने हो, वो काम आपको सीखने में भी आसानी होगी। और वो काम आप एक अच्छे गुरु से सीखोगे तो वो काम आपका जल्दी बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर वो आपको बता देगा क्या नहीं करना, तो उससे आप नुकसान से बच जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह से आपका जो इंटरेस्ट है, माता पिता से भी अनुरोध है, आपका बच्चे की जो प्रतिभा है, आप अपने बच्चे को उस तरह के माहौल में डालें, शिक्षक के पास ले जाएं या गुरु के पास ले जाएं, उस तरह की शिक्षा दिलाएं उसको, जिससे वो अपना मनपसंद काम कर सके और अपनी जीवन यात्रा को अच्छे से जी सके। देखो आप गाड़ी चला रहे हो, मैं खेती कर रहा हूँ या मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैंने अध्यात्म का ज्ञान लिया, वो वीडियो में दे रहा हूँ। हम सबको क्या चाहिए? अर्थ चाहिए। पेट 3 टाइम खाना मांगता है। बिल्कुल। चाहे कोई भक्त हो, चाहे कोई पॉलिटिशियन हो, चाहे कोई इंजीनियर हो, चाहे कोई सैनिक हो, किसान हो, मजदूर हो। बिल्कुल बिल्कुल। अर्थ से जैसे पैसा कमाएगा या कुछ काम करेगा या कुछ सेवा करेगा, नौकरी करेगा, उससे आएगा पैसा। पैसे से वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें लेगा, कपड़ा ले लेगा,
पेट भरने के लिए खाना बना खाना लेगा, खाएगा, सही 3 बात टाइम खाना खा लेगा। इस तरह से वो भौतिक रूप से संपन्न हो जाएगा। मतलब भगवान ने हाथ दिए, पैर दिए, दिमाग दिया है, आंखें दिए, बोलने को जबान दिया है, कुछ सीखने के लिए हमें प्रतिभा दी है। तो वो हम सीख कर समाज में कुछ ना कुछ अपनी प्रतिभा अनुसार कुछ काम करके, कुछ उत्पादन करके, खेती में जैसे धान उगा दिए, इसको बेच देंगे, इसको लोग खा लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। भैंस पाल ली, भैंस से दूध मान लो हमारी देती है 14 लीटर दूध, तो दूध पी लिया, बाकी बचा हुआ दूध या तो बेच दिया या उसका दही बना के, लस्सी बना के उसका घी स्टोर कर लिया। बिल्कुल, जब हमारी भैंस दूध देना बंद कर देगी तो हम उस घी से काम चला लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे जैसे कोई इंजीनियर बन गया तो उसने गाड़ी का इंजीनियर बन गया, कोई फ़ोन का बन गया। मतलब एक मिस्त्री, उसकी अलग अलग वो है कि कोई ये घर बनाने का मिस्त्री है, ये गाड़ी बनाने वाला मिस्त्री है, ये गाड़ी ठीक करने वाला मिस्त्री है, बिल्कुल। ये पंचर बनाने वाला है, ये घोड़ा गाड़ी चलाने वाला है, ये गाड़ी चलाने वाला है, ये आपका सामान इधर से उधर गाड़ी में पहुंचाने वाला। मतलब सब सेवाएं कर रहे हैं। बिल्कुल। ऐसे आप किसी तरह की सेवा सीख सकते हो और अपना जीवन के लिए अपना कमा सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। चलो, तो ये तो आज मुलाकात इनसे अच्छी रही हमारी, और पहलवान जी से मिलते रहा करेंगे अब तो। और पहलवान जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आप और मैं कुछ हमें दर्शकों अच्छा- को भी राधे श्याम बोलना चाहता हूँ, आपके दिमाग में कोई भी बात हो आप हमसे बेहिचक पूछ सकते हो, और आप किसी टॉपिक पर, किसी विषय पर जानकारी चाहते हो तो हम उस स्पेशल टॉपिक पर भी, जैसे किसी टॉपिक पर 100 कमेंट्स या 1000 कमेंट्स आएंगी तो मैं आप सबके लिए उसके लिए एक मतलब उसको रिसर्च करके ढूंढ कर उसके बारे में ज्ञान लेकर प्राप्त करके आपको के लिए वो काम आसान कर दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। आपको समझाने के लिए उसको एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, जिससे आपको समझ आ सके। और सबसे ध्यान से बात सुनो कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे देखो मैं समय लगा रहा हूँ और मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ, देखो मैंने तो ज्ञान ले लिया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप भी इन चीज़ों को समझ सकें। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आपके लिए बना रहा हूँ, तो आप मेरे इन वीडियो को शेयर करें, और जिनके दिमाग में जो बात है वो अपने राय कमेंट में ज़रूर लिखें। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और चैनल को लाइक करें, चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो पर कम से कम, अगर मेरा जहाँ तक आप सबसे प्रार्थना है तो मेरा इस ब्रॉडकास्ट से 1 लाख लाइक का बिल्कुल बिल्कुल वादा लक्ष्य करना है। लक्ष्य है ये, बिल्कुल। कि आप सब लोग मिलकर 1 लाख इस पर वीडियो पर पहुंचाने का कष्ट करें। थोड़ा सा भाई सपोर्ट करें, और चैनल पर लाइक आएंगे वीडियो पर तो ही, देखो ये फेसबुक है, इंस्टाग्राम है या यूट्यूब है, जब लाइक आएंगे और कमेंट्स आएंगे तो ही ये वीडियो को आगे पहुंचाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अगर ये आपने वीडियो देख ली, जैसे आपने देख ली, आपने वो शेयर नहीं की या उस पर कमेंट या लाइक नहीं किया और चैनल को फॉलो नहीं किया, तो वो उसको दबा देती है। एल्गोरिथम ऐसी है कि वो उसको दबा देगी और आपका फ़ायदा नहीं हो पाएगा। और देखो आपका फ़ायदा होगा तो मेरा भी फ़ायदा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आप सभी लोगों को करना है, पहलवान जी को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। 1 लाख लाइक आपने करने हैं, कैसे भी करने हैं। 1 लाख नहीं 2 लाख करने पड़ेंगे। और पहलवान जी को जो पसंद आए और उनको लाइक कीजिए और कमेंट अच्छे से अच्छा डालिए, पहलवान जी आपके लिए और आपकी जो समस्या है उसका कमेंट जरूर लिखिए। और देखो एक टॉपिक पर 100 कमेंट होंगे तो हम उस टॉपिक पर वीडियो बना के डालेंगे। बिल्कुल। ठीक है, धन्यवाद। राधे श्याम सारे देखने वालों को।